Assalamu alaikum guys. I hope you all are doing good and your profession is going well. Our today topic is about essay. As we all know that essay is a compulsory subject in all the competitive exams. तो essay को लेके बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना वो पैनिक हो जाते हैं कि हमने ऐसे को किस तरह से अटेम्प्ट करना है या ऐसे की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ेल होते हैं। तो आज जो है ऐसे उसे हम हर एस्पेक्ट को लेके ऐसे का हर एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे एंड इंशाल्लाह जो हमारे ऐसे का जो है हम पे जो हमें ओवरबर्डनाइज हम खुद को फ़ील करते हैं कि पता नहीं क्या होगा, ये पता नहीं किस बला का नाम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपको बहुत इजी फ़ील होगा और आपको प्रिपरेशन करने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो इट्स अ रिटन एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑथर्स ओपिनियन। तो जो ऐसे है वो एक रिटन एक्सप्रेशन है ऑथर्स ओपिनियन का, यानी कि जो बंदा कंडक्ट कर रहा है अपने एग्ज़ाम्स उसने जब ऐसे लिखना है तो इट्स अप टू हिम कि वो क्या करता है ऐसे के अंदर। तो उसके एक रिटन एक्सप्रेशन है। एज़ यू ऑल नो कि इट्स इन रिटन एग्ज़ाम कि ऐसे जो है वो रिटन पेपर आता है और हमने रिटन करना होता है और 100 मार्क्स का एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है CSS के अंदर। और जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर तो हमसे हो जाता है ना बैलेंस, यानी कि एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का है तो वो अगर एक गलत हो गया तो बाकी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं कि हम वहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वो 100 मार्क्स का है तो इससे थोड़ा बंदा पैनिक हो जाता है कि 100 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है, उसमें ऑब्वियसली कोई भी गलती हो गई है तो ऐसे पूरा का पूरा गलत हो जाएगा और हमारे मार्क्स गए। ठीक है, लेकिन अब हमारे जो ये है प्रॉब्लम्स है उनका हम सलूशन देखते हैं। तो अब जो ऐसे है वो मस्ट भी हमारा आर्ग्यूएबल होना चाहिए। नो आर्ग्यूमेंट नो ऐसे, ये कहा जाता है कि नो आर्ग्यूमेंट मतलब नो ऐसे। आपको अपना आर्ग्यूमेंट देना है कि आया कि आप इस पे एग्री हो और नहीं हो, ठीक है। और ऐसे इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड पीस ऑफ रेटिंग। ऑर्गेनाइज पीस ऑफ रेटिंग मीन कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो आपका रेटिंग पैराग्राफ है, रेटिंग ऐसे है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे से जो है आपने डिलीवर करना है। तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, कंटेंट एंड फॉर्म। तो जो आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंटेंट भी एंड फॉर्म भी। आप ये भी समझ लें कि ये जो 3 चीज़ें हैं ना ये ऐसे के इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्सप्रेशन, कंटेंट एंड फॉर्म। इनके बगैर हमारा ऐसे अनकम्प्लीट है एंड जब एग्जामिनर है वो इन तीनों चीज़ों पे फोकस करेगा। और आपके ख्याल से एक्सप्रेशन के मार्क्स क्या होंगे? अभी सब बच्चे जब वो अटेम्प्ट करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि एक्सप्रेशन की कौन सी बात है कि ओवरऑल एक्सप्रेशन अच्छा पड़े या ना, बस ठीक है आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख दी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि हेडिंग्स जो हैं वो आउटलाइंस में दे दी हैं तो बहुत अच्छे एक्सप्रेशन पड़ जाएगा। नहीं, आपको ओवरऑल उसके अंदर कोहेरेंस जो है वो सब कुछ अपना मेंटेन करना पड़ेगा। अपनी जो रेटिंग स्टाइल है वो थ्रू आउट आपको सेम रखना पड़ेगा। वो बच्चे ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में तो उनकी रेटिंग ठीक होती है लेकिन बाद में उनकी रेटिंग प्रॉब्लम आ जाता है। तो जो एक्सप्रेशन है उसके 30 मार्क्स हैं और कंटेंट के 50 एंड 20 मार्क्स हैं फॉर्म के। तो ये आपको अपने माइंड में तीनों चीज़ें रखनी हैं। ये ऐसे के बहुत कंपल्सरी इंग्रेडिएंट्स हैं एंड मस्ट हैं, ठीक है। इनके बगैर हमारा जो ऐसे है वो अनकम्प्लीट है। ओके, अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो उसमें हमारी रिच वोकैबुलरी होनी चाहिए, गुड ग्रामर होनी चाहिए, गुड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड गुड यूजेज ऑफ फ्रेजेस एंड इडियम्स, क्लैरिटी, सिंपल बट गुड सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड गुड कंपोजिशन ऑफ पैराग्राफ। ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये सारी जो हैं वो आ जाती हैं एक्सप्रेशन में। अगर हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी, ग्रामर अच्छी होगी, सिलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस अच्छे होंगे, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अच्छा होगा तो ऑब्वियसली चेकर पे एक बहुत ही अच्छा जो इम्प्रेशन है वो पड़ेगा,
ठीक है। आपका बहुत अच्छा एक्सप्रेशन जो है वो क्रिएट होगा, आपकी वोकेबलरी उसके लिए अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक ग्रामर की गलतियाँ हैं तो आप फिर उसके बाद भी सोचते हो कि आपका ऐसे जो है वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रामेटिकल तो आपकी बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, किसी भी टेंसेस की या कोई भी वर्ड्स की, स्पेलिंग्स की ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपका अच्छा होना चाहिए, सिंपल सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ना तो ये कि हमने इम्प्रेस करना है। आपने इम्प्रेस नहीं करना, आपने खुद को एक्सप्रेस करना है। और इस तरह का पीस ऑफ राइटिंग होना चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो। ओके, तो आपको गुड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो, गुड यूजेज ऑफ फ्रेजेस एंड इडियम्स हो, क्लैरिटी हो, ठीक है। और सेंटेंसेस जो हैं वो गुड हो, उनका स्ट्रक्चर गुड हो, गुड कंपोजिशन ऑफ पैराग्राफ हो। आगे जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर आपने फैक्ट्स लिखने हैं, कोटेशंस लिखने हैं, सेइंग यानी कि किसी भी फेमस जो है फ़िलासफ़र हो गया, किसी फेमस किसी की भी कोटेशन है उसे आपने जो है वो कोट करना है, किसी की सेइंग्स को रेफरेंसेस देने हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च बेस एग्जांपल्स जो होती हैं वो आपने देनी है। जैसे कि डॉन तो सब पढ़ते होंगे, तो उसके अंदर से आर्टिकल जब आप पढ़ते हैं तो उनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आप हाईलाइट करते जाएं। तो जब आप हाईलाइट करेंगे तो आपको फिर वैसे कि आपके लिए अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और बाकी भी सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए थोड़ा इजी होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आपके आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मैंने आपको ऊपर भी बताया है, नो आर्ग्यूमेंट नो ऐसे। तो जो आपका ऐसे होना चाहिए उसमें आपने एक स्टांस ज़रूर लेना है। आगे हम बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें स्टांस नहीं लिया जाता, वो मैं आपको वो टाइप्स ऑफ ऐसे है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए ये है कि आप ने आर्ग्यूमेंट आपको लेना पड़ता है, जिसे हम इन अदर वर्ड्स अक्सर थीसिस स्टेटमेंट भी कह देते हैं। थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो कंपल्सरी नहीं होती है, लेकिन वो अगर आप लिख दो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेकर पर। अगर आप नहीं अच्छी लिख सकते तो आप उसे छोड़ दें, अगर आप कर सकते हैं तो आप उसे अच्छा डिलीवर कर दें, ठीक है। उसके बाद अगर हम फॉर्म की बात करें तो कोहेरेंस होना चाहिए आपके सेंटेंसेस में, रेलिवेंसी होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर जो है ऐसे का या पैराग्राफ का वो अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें जब आपकी अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली एग्जामिनर पर अच्छा जो है इम्प्रेशन पड़ेगा। और ये हमारे है इंट्रोडक्शन टू एसे, कि एसे क्या है। इट्स अ ऑर्गेनाइज्ड पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। और आपने इसे अपने ऊपर ओवर बर्डनाइज नहीं करना है, इसे ये नहीं समझना कि ये पता नहीं किस बला का नाम है। आपने इसे ना तो बहुत ज़्यादा आपने इसे लेके पैनिक हो जाना, और ना ही इसे बहुत इजी ले लेना है कि इसकी कौन सी बात है, इसे तो बाद में देखी जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका ये ऑब्वियसली 100 मार्क्स का एक ही पेपर है, 100 मार्क्स का। तो अगर आपकी इनमें से कहीं पे भी गलती है जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने ऐसे के लिए मुकम्मल तौर पे प्रिपेयर नहीं हो। तो अगर आपकी कहीं पे भी गलती है तो ऑब्वियसली आपका जो 100 मार्क्स है वो ज़ाया जाएगा, आपको पासिंग मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको इन सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अब बाकी पेपर्स हैं उनमें हम कोई और एक क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई और बात नहीं, हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में कोई ऑप्शन नहीं है। आगे हम बात करेंगे फेलियर इन ऐसे। हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे के अंदर फ़ेल होके आते हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है वो हम करते हैं डिस्कस। आप सोच रहे होंगे कि फेलियर पे भी सबसे पहले ये बंदी आई है, तो ऐसा है कि फेलियर को डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना करें जो फ़ेल होने वाले स्टूडेंट्स कर चुके हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहली बात है कि ये फ़र्स्ट पेपर होता है, तो बच्चे थोड़े से पैनिक होते हैं पहले फ़र्स्ट टाइम, मतलब कि पहली दफ़ा जाके बैठना जिन्होंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट देनी है, या जब आपका पहला पेपर होता है तो आप बहुत ज़्यादा माइंडली तौर पे भी बहुत ज़्यादा जो है परेशान होते हो कि पता नहीं क्या होगा। तो ये फ़र्स्ट पेपर की वजह से भी बंदा थोड़ा सा जो है ना पैनिक हो जाता है। और मोर पीपल फेल इन ऐसे, वाई मोर पीपल फेल इन ऐसे एंड वाई पीपल फेल इन ऐसे। तो उसके लिए जो रीज़न्स हैं वो है एस्पिरेंट डू नॉट प्रिपेयर फॉर ऐसे। जो एस्पिरेंट्स हैं वो ऐसे की प्रिपरेशन ही नहीं करते, वो ऐसे को ईज़ी लेते हैं कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी, एंड पे देख लेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आपका ऐसे ये वाहिद सब्जेक्ट है जिसकी आपको थ्रू आउट द जर्नी आपको जो इसकी है प्रिपरेशन करनी पड़ती है। किसी भी और सब्जेक्ट की आपने एक दफ़ा प्रिपरेशन कर दिया, बाद में बस ठीक है चीज़ों को गो थ्रू कर लिया तो हो जाता है, लेकिन इसके लिए तो आपको मटेरियल कंटेंट और आपको चीज़ों के से अप टू डेट रहना, न्यूज़ वगैरह से, हर चीज़ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे जो हैं ऐसे को या तो बहुत ही लाइट ले लेते हैं और फिर वो प्रिपरेशन ही नहीं करते। और दूसरी ये भी वजह है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो फिर वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी हॉल जर्नी के अंदर एक ऐसे भी लिख के नहीं देखा होता कि ऐसे वो अटेम्प्ट कैसे करना, और फिर ऐसे में फ़ेल होने की तो चांसेस होंगे ही ना। तो पुअर एवोल्यूशन होती है, रॉन्ग एवोल्यूशन होती है या नो एवोल्यूशन। तो ऐसा है कि जब ऐसे एक बंदा लिखता है लेकिन उसके पास कोई ऑथेंटिक बंदा ही नहीं है अपना ऐसे दिखाने के लिए, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है जो उसकी गलतियां हैं वो उसे पता ही नहीं चलेंगी, तो फेलियर तो होगा ना। तो इसलिए अगर ऐसे आप लिख रहे हैं, आपने ऐसे किया है, तो ज़रूरी है कि आप एक अच्छे बंदे से उसे एवोल्यूट करें कि ताकि आपको अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो पता चल सकें। नॉट फॉलोइंग एफपीएससी आउटलाइंस, जो एफपीएससी की आउटलाइंस हैं या एफपीएससी की रिपोर्ट्स हैं, एफपीएससी हर साल रिपोर्ट्स देता है कि जो फेलियर है उन स्टूडेंट्स का वो किस वजह से हुआ है एसए के अंदर। तो मस्ट है कि आप उनको ज़रूर रीड आउट करें ताकि आप अपनी दफ़ा में वो वाली मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट ना करें जो प्रीवियस स्टूडेंट्स ने की हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एफपीएससी की रिपोर्ट्स के अंदर होता है ना स्टूडेंट्स के ऐसे को लेके, वो यही होता है कि उनका होता है कि हमें ऐसे ही समझ नहीं आया कि बच्चे ने लिखा क्या है, कि बच्चे या तो बहुत हाई वोकैबुलरी यूज़ करते हैं जो कि समझ ही नहीं आती है कि इसने किया क्या है। तो ऐसा आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस नहीं करना, अपना आप एक्सप्रेस करना है, और इस तरह का ऐसे लिखना, इस तरह का पीस ऑफ राइटिंग होना चाहिए आपका कि सिंपल मैन भी समझ सके कि आपने क्या लिखा है। अगर ऐसे एग्जामिनर को समझ ही ना आएगा चेकर को, तो वो कैसे आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके ऐसे सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, लेकिन ये है कि नो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। मतलब एक दफ़ा आपने एक वर्ड के लिए, किसी भी एक वर्ड है सिंपल है, आपने एक दो दफ़ा लिखा है तो दोबारा उसे आपने वही वर्ड यूज़ नहीं करना, उसकी रिप्लेसमेंट पे कोई अच्छा वर्ड यूज़ कर लें। तो उसके लिए आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और बैड एक्सप्रेशन देते हैं बच्चे, सोचते एक्सप्रेशन की कौन सी बात है, ये राइटिंग शुरू पे ठीक होती है एंड पे नहीं होती है। वीक कंटेंट होता है ना, उन्होंने मैगज़ीन्स जो हैं वो नहीं पढ़ी होती है, न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े होते हैं, तो इस तरह से उनका जो कंटेंट है वो ठीक नहीं होता है, ये इररेलेवेंट होता है। ये जो एग्जामिनर ने पूछा होता है वो उन्होंने अटैम्प्ट ही नहीं किया होता, एग्जामिनर कुछ और बात कर रहा होता है तो वो कुछ और लिख रहे होते हैं। मतलब कि जो पॉइंट है, जो आपके ऐसे की हेडिंग है, उससे आपने आगे पीछे नहीं होना है, उसी के साथ आपने अपने ऐसे को उसी को लेके आपने लिखना है, तो वीक फॉर्म होती है, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें इंग्रेडिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि इन तीनों पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ पासिंग ऐसे, अब हम पासिंग के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले है कि प्रॉपर ऐसे की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ऐसे की सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन होगी तो ही आप पास कर सकेंगे, अदरवाइज़ नो चांस, ठीक है। वर्क ऑन थीम्स, थीम्स पे वर्क करें, जिन थीम्स के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में हर दफ़ा आपसे पूछा जाता है, हर दफ़ा पास पेपर्स देखें, उनके देखें कि उन्होंने क्या पूछा है, उस पे फोकस करें। और बेसिक गुड इंग्लिश, अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपकी बेसिक ग्रामर ही ठीक नहीं है, आपके टेंसेस की गलतियाँ हैं, तो फिर अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कैसे पास हो जाएगा, तो फिर आप बहुत ही गलत एक्सपेक्ट करते हैं। आपकी बेसिक ग्रामेटिकल कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद गुड स्ट्रक्चर होना चाहिए, गुड आर्ग्यूमेंटेशंस, गुड कंटेंट, फॉर्म एंड एक्सप्रेशन एंड क्लैरिटी ऑफ थाट्स, प्रैक्टिस एंड एवोल्यूशन। ये इंग्रेडिएंट्स सब ऐसे को पास करने के लिए बहुत कंपल्सरी हैं। आपने इन सब पे जो है सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसकी अगर आपने ऐसे लिखा है तो उसे ज़रूर एवोल्यूट करें किसी अच्छे बंदे से, ठीक है। उसके बाद ऐसे की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपनी थ्रू आउट जर्नी में ऐसे की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें।
और ताकि जब एट द एंड आपकी एक अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाए, अच्छी वाली आपकी ऐसे की प्रिपरेशन हो जाए, ताकि कोई चांस ना हो फेल होने का, या आप बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी ना हो। ये नहीं है कि आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है कि हमारा ऐसे का पेपर है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, हो जाएगी। नो, आपको फोकस करना पड़ेगा, और पैनिक होके नहीं करना है फोकस, खुद को रिलैक्स रख के और खुद को स्ट्रॉन्ग करके और अपना सारा फोकस जो है वो दे के फिर आपको अपना जो ऐसे है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर हम अब अपने ऐसे की तरफ आते हैं कि अब हमारे ऐसे के अंदर है क्या, ये हमने ऐसे के अंदर करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। गेट इनटू ऐसे राइटिंग। स्टेप्स जो है मैं आपको बताती हूँ ऐसे राइटिंग के लिए। अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स, आपको इन सब पे फोकस करना है। वर्ड्स रिच एंड सिंपल वोकैबुलरी प्लेज अ प्रमोट रोल इन ऐसे। देखें, अच्छी वाली जो वोकैबुलरी होगी वो एक बहुत अच्छा पैरामाउंट रोल प्ले करेगी ऐसे के अंदर, ठीक है। और सिंपल वोकैबुलरी होनी चाहिए और रिच वर्ड्स होने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपने रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स किया हुआ है, आप एक वर्ड जो आपने 3-4 दफ़ा यूज़ किया तो अब उसके इंस्टेड आप कोई और वर्ड अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद जो सेंटेंस हैं और वो है, सेंटेंस की डेफिनेशन है, पैराग्राफ इज़ एन अमलगमेशन ऑफ सेंटेंसेस। जो सेंटेंस है, ज़्यादा सेंटेंस मिलके ऑब्वियसली एक पैराग्राफ बनाते हैं, और जो ब्यूटीफुल पैराग्राफ होता है ना वो फ्लॉलेस सेंटेंसेस पर कंप्राइज करता है। फ्लॉलेस मतलब कि उनके अंदर कोई जो है मिस्टेक ना हो। आपने ऐसा नहीं करना। सम स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि एक जो सेंटेंस है ना वो छोटी सी, मतलब 2-3 लाइंस में, 2 लाइंस में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसे 3 लाइंस में ले जाते हैं, 4 में ले जाते हैं, और दरम्यान में कॉमा कॉमा लगाई जाता है, जबकि सेंटेंस 1-2 लाइंस में पूरा हो सकता था। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट किया है, और पहले वाले सेंटेंस एक पैराग्राफ है वो, उसके होल सेंटेंसेस के आपको स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। पैराग्राफ बेसिक यूनिट ऑफ ऐसे। पैराग्राफ इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ ऐसे एंड इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ योर ऐसे। तो आपको जो पैराग्राफ लिखना है उसके अंदर आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करनी है कि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि पैराग्राफ तो लिख रहे हैं, एक पैराग्राफ उन्होंने लिखा है तो वो एक ही टॉपिक के बारे में होना चाहिए। ऐसा नहीं करना आपने कि अब एक पैराग्राफ लिख दिया है तो उसके अंदर 2-3 टॉपिक्स को आपने डिस्कस कर दिया। नो, अगर आप एज एन एग्ज़ाम्पल करप्शन के कॉजेज़ को डिस्कस कर रहे हो, कोई एक कॉज को डिस्कस कर रहे हो, तो वो आपको एक ही कॉज को डिस्कस करना है एक पैराग्राफ के अंदर, या आप ओवरऑल कॉजेज़ को डिस्कस कर रहे हो तो उसमें कॉजेज़ ही होने चाहिए। ये नहीं है कि वो एक ही पैराग्राफ के अंदर आपने सॉल्यूशंस बता दिए। नो, आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे है वो कम्बिनेशन ऑफ सेवरल पैराग्राफ। एज यू नो कि ऐसे जो है वो सेवरल पैराग्राफ पे कंप्राइज करता है। तो ये ऐसे की जो है मेन चीज़ें। आई होप सो कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छी समझ आई होगी। आगे हम उसकी राइटिंग की बात कर लेते हैं, ऐसे को हमने किस तरह से लिखना है। तो जो राइटिंग है, राइटिंग इज़ अ टूल टू ऑर्गेनाइज आवर थाट्स क्लियरली। जो ऐसे एज यू नो कि एक रिटन फॉर्म में हमने प्रेजेंट करना है। तो जब आप ऐसे अपना लिखें तो आप ऐसे अपने आप को फ़ील करें कि जैसे आप सामने वाले बंदे से बातचीत करें, जिस बंदे ने आपको एवल्यूट करना है, जिसने आपके ऐसे को चेक करना है, उससे आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने अपने ऐसे को एक्सप्रेस करना है एक क्लियर राइटिंग में ईजीली। ऐसे अगर आप वहाँ पे उस टाइम पे होंगे नहीं जब आपके ऐसे चेक किया जा रहा है कि आप बता सके कि नहीं यार ऐसे नहीं, मैंने ऐसे लिखा था। उसने आपको, उसका माइंडसेट आपसे डिफरेंट हो सकता है, तो उसने अपने तरीके से अपना जो एवल्यूट करना है, तो आपको इस तरीके से अपना ऐसे जो है वो डिलीवर करना है कि वो हर ले पर्सन भी जो है ना वो भी समझ सके कि आपने अपने ऐसे में क्या लिखा है। तो राइटिंग जब हम ऐसे को हमने लिखना है तो उसकी राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, या हम अपनी ऐसे की प्रिपरेशन को किस तरह स्टार्ट करें, राइटिंग कैसे स्टार्ट करें, तो उसके मैं आपको बहुत ईजी जो वेज हैं वो बताऊंगी आज। तो उसके अंदर हमारे पास 3 स्टाइल्स ऑफ राइटिंग होते हैं, ठीक है। राइटिंग फ्री स्टाइल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग एंड आर्टिकल, ठीक है। तो
ये इसकी टाइप्स हैं ऐसे की। जो आर्टिकल राइटिंग होती है ना वो ऑप्शनल होती है बट अनरिचेस योर ओवरऑल एक्सप्रेशन। तो ये आपके वैसे एक्सप्रेशन पे एक अच्छा जो इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल में, ठीक है। बाकी पैराग्राफ राइटिंग तो कंपल्सरी है, बगैर विदाउट पैराग्राफ तो कोई ऐसे नहीं है। आपको पता है कि ऐसे में हेडिंग्स होती हैं और सब हेडिंग्स वो आउटलाइंस में बन जाती हैं, उसके बाद आपको कोई नीचे हेडिंग नहीं देनी है, आपको सीधा सीधा सा लिखना है और पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। तो पैराग्राफ तो बहुत ज़रूरी है। और फ्री स्टाइल राइटिंग, ये राइटिंग का एक स्टाइल है, मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या होता है। फ्री स्टाइल राइटिंग, तो फ्री स्टाइल राइटिंग के अंदर सबसे पहले आपने एक पेन लेना है और पेपर ले लेना है, ठीक है। एंड डिसाइड अ टॉपिक, और एक टॉपिक डिसाइड कर लेना है। जब आपने अपने ऐसे की प्रिपरेशन करनी है, एज एन एग्जांपल आप बिगनर हो, आपको नहीं समझ आ रहा आपने कैसे, आप इतना लंबा 100 मार्क्स का पेपर है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे तो कुछ लिखना नहीं आता है, कि मैं रैंडमली कुछ लिखना नहीं आ रहा, तो मैं कैसे इतना लंबा लिख लूँगा। तो आपने पहले फ्री स्टाइल राइटिंग से स्टार्ट करना है। तो उससे आपने एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है और कोई भी एक टॉपिक डिसाइड कर लेना है। अगर आपने आज सारे दिन में कोई प्रॉब्लम देखी है तो आप वो प्रॉब्लम ले सकते हैं, अगर आपने कोई अच्छी चीज़ देखी है वो ले सकते हैं, या आप अपने ओवरऑल डे की जो रूटीन है वो ही आप अपने आज लिख सकते हैं। आपने वो 5 मिनट्स तक लिखना है, जो भी आप लिख सकते हैं रैंडमली, जो आपके माइंड्स में थाट्स आ रहे हैं उसे लिखिए। जो आपने वोकैबुलरी आज प्रिपेयर की है, जो भी न्यू वर्ड सीखा है उसे उसके अंदर यूज़ करें और अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करें, बिकॉज़ यू कैन डू दिस, ठीक है। तो आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि आप ये कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप ये कर लेंगे। तो आपने ये करते हुए अपना जो फ्री स्टाइल राइटिंग के अंदर आपने ये चीज़ करनी है, 5 मिनट्स तक आपने लिखना है और 5 मिनट्स के बाद आपने अपने ऐसे को या आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसे एवल्यूट करना है कि आपने लिखा क्या है, और जो आपकी मिस्टेक्स होंगी उसे अंडरलाइन करें, जो आपकी उसकी है स्पेलिंग्स की मिस्टेक हैं उसे जो हाईलाइट करें। और आपने 21 डेज़ तक ये काम करना है, ठीक है, रेगुलर। तो जब आप 21 डेज़ तक ये काम करेंगे ना तो आपको खुद ही उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपका लिखना है ना CSS जर्नी में, वो तो बहुत ज़रूरी है ना, कि अपने रोज़ाना से 3 to 4 आवर्स लिखें। लेकिन अगर आप की ये हैबिट मतलब कि स्टार्टिंग से बिल्ड नहीं हो रही है, तो आप जब 21 डेज़ तक पैराग्राफ लिखेंगे ना तो आपकी हैबिट रोज़ाना लिखने की खुद ब खुद ही बिल्ड हो जाएगी, आप खुद ब खुद रोज़ाना लिखना शुरू कर देंगे। तो 21 डेज़ तो आप ये करके देखिए और आप इसके बेनिफिट्स खुद देखेंगे कि कितने बेनिफिट्स हैं। और ये जो मैंने आपको बताया तरीका, ये है फ्री स्टाइल राइटिंग का, यानी कि कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, कुछ भी स्टार्ट कर दिया रैंडमली अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद है पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग हमने एज वी ऑल नो कि जो हमारे ऐसे है वो पैराग्राफ्स पे कंप्राइज करता है। तो पैराग्राफ जो है अ सीरीज़ ऑफ सेंटेंसेस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैराग्राफ जो है वो अमलगमेशन होता है सेंटेंसेस का। तो इसके अंदर जो सेंटेंसेस है वो ऑर्गेनाइज एंड कोहेरेंट होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम जो आपका पैराग्राफ है वो मैंने आपको नीचे बताया, यहाँ पे मैं बताती हूँ और कि ये बाद में बताती हूँ। तो आपका गुड इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होना चाहिए, बॉडी सेंटेंस होना चाहिए एंड कंक्लूजन। बल्कि बॉडी सेंटेंस को हम सपोर्टिंग सेंटेंस भी कह देते हैं, ठीक है। आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस वो होता है जहाँ से आप अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको नीचे डिस्कस करती हूँ। फिर है आइडियल लेंथ की बात करें तो जो इंट्रोडक्शन है वो है 9 to 15 लाइंस का आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये मैं CSS के लिए बात कर रही हूँ कि आपको इतना होना चाहिए इंट्रोडक्शन। और पैराग्राफ्स जो है वो 5 to 9 लाइन मैक्सिमम, और नॉट लेस देन 4 सेंटेंसेस एंड नॉट मोर देन 10 सेंटेंसेस। पैराग्राफ जो हो उसके ना 4 से कम सेंटेंसेस हों और ना 10 से ज़्यादा। एक जो पैराग्राफ है उसके मैक्सिमम 10 सेंटेंसेस जो हैं, ये 9 7 ये इसकी एक आइडियल लेंथ है और अच्छी लेंथ है पैराग्राफ की, ठीक है।
तो जो स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें पैराग्राफ के, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि एक हमारे पास टॉपिक सेंटेंस होता है, एक बॉडी सेंटेंस होता है और एक कंक्लूडिंग सेंटेंस। दीज आर 3 इंग्रेडिएंट्स एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। जो बॉडी सेंटेंस है उसे हम सपोर्टिंग भी कहते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंस भी कहते हैं। मेरा जो है राइटिंग का थोड़ा मसला है। राइटिंग एज़ यू नो कि थोड़ी वल्गर सी और मैसी लग रही है, लेकिन आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करें, फोकस आप बातों पे करें, ठीक है। तो जो टॉपिक सेंटेंस है हमारा वो है इंट्रोडक्शन, जिसे हम कह लें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी हम इसे कहते हैं। एज एन एग्जांपल, अगर हम लिख रहे हैं करप्शन पे, तो आपने बताना है कि करप्शन क्या है। करप्शन इज़ अ रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स, ठीक है। तो या करप्शन जो भी है, करप्शन की आपने डेफिनेशन लिख ली है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो जाएगा, या टॉपिक सेंटेंस जिसे कह लें। उसके बाद आपके जो बॉडी सेंटेंस है ना, उसके अंदर आपने जो है एलेबोरेट करना है कि जो करप्शन है उसके क्या कॉजेज़ हैं, उसके क्या जो क्या कॉजेज़ है, या क्या पिटफॉल्स हैं और उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये सब कुछ आपने जो है वो बॉडी सेंटेंस में। और कंक्लूड आपने ओवरऑल उसकी बात कर देनी है। अक्सर बच्चों को कंक्लूजन में समझ नहीं आता कि हमने कंक्लूड कैसे करना है। कंक्लूजन में आपने एक अच्छा जो आर्गुमेंट देना है, ये हमेशा याद रखिएगा। आपने कभी अपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या कभी अपनी कंट्री के ख़िलाफ़ जो भी आपका कंट्री है उससे रिलेटेड आपने कोई बात नहीं करनी है कि कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। ठीक है कि आपने जो उसके कॉजेज़ हैं, कोई भी बैड सिस्टम के, किसी भी चीज़ के, कोई भी है ऐसा सिनेरियो है तो आपने उसे डिस्कस किया है, लेकिन आपने उसके जो हल की तरफ जाना है तो फिर आपने नेगेटिविटी नहीं बतानी कि नहीं यार ये तो ठीक ही नहीं हो सकता। जैसे हम पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर लें, तो मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी या डिज़ास्ट्रस, तो अगर आप कहें कि इसने तो होना ही डिज़ास्ट्रस है, तो नहीं, आपने इस तरह से नहीं करना है। आपको न्यूट्रल रह के जो है वो लिखना है और उसमें आपने बेटर एस्पेक्ट्स की बात ज़रूर करनी है, ठीक है। ये मैं आपको फ़िलहाल सिंपल यानी कि बता रही हूँ कि आपको चीज़ें किस तरह लेके जानी है। और कंक्लूजन में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कंक्लूड कैसे करें, तो आप जो उसके सॉल्यूशंस हैं ना, सॉल्यूशंस को यानी ओवरऑल सा आपने मैनेज करके सेंटेंसेस लिख देना है कि ये मतलब आपने कंक्लूड कर दिया पैराग्राफ को, ठीक है। तो एक अच्छा जो पैराग्राफ होता है उसमें फैक्ट्स होते हैं, कोट्स होते हैं, रेफरेंसेस, एग्जांपल्स, रिपोर्ट्स और सेइंग्स, ठीक है। ये जस्टिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सम स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि बहुत ही रैंडम जो थाट्स हैं, जो बहुत रैंडम सीन्स हैं वो लिख देते हैं, मतलब वो इतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं होते, उन्हें हाईलाइट कर देते हैं। तो आपने वो सेइंग, वो रिपोर्ट्स, वो रेफरेंसेस, वो कोट्स जो हैं वो मार्कर से हाईलाइट करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वेल नोन है। सबसे पहले आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स को याद रखना है और आपने उन पे फोकस करना है। अगर उनसे रिलेटेड आपके पैराग्राफ में कोई भी कोट आता है, कोई भी यानी कि आपके माइंड में है, तो उनका लिखते हैं। उसके बाद कोई बहुत ही मेजर या फेमस पर्सनैलिटीज़ है, कायदे आज़म हो गए, तो उनके आपने कोटेशंस की बात कर देनी है, उनकी कोटेशंस जो हैं वो कोट कर देनी है। तो इस तरह से आपने अपने ऐसे को लेके चलना है, ठीक है। और आपने इन चीज़ों को हाईलाइट करना है। और जो एक चेकर होता है वो आपके ऐसे को लेके, उसे सिर्फ 20 मिनट्स चाहिए आपके ऐसे को एवोल्यूट करने के लिए, क्योंकि उसके पास थाउजेंड्स बंडल्स ऑफ पेपर्स होता है, उसने उन सब को चेक करना होता है, तो वो आपके पेपर को कितना ज़्यादा टाइम दे सकता है। तो आपने उन 20 मिनट्स के अंदर उस पर इतना अच्छा जो है खुद को एक्सप्रेस किया हो और इतना अच्छा आपका पेपर डिलीवर हुआ हो कि वो आपको पास कर दे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपका पेपर एग्ज़ामिनर को समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है।
ठीक है। उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग कंटेंट होना चाहिए और आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। कोई फ्लॉज आपकी ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने इन चीज़ों पे बहुत फोकस करना है, ठीक है, ताकि आपके ऐसे में फेलियर का कोई चांस ना रहे।